हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। फ्रेंड्स, बिहार जीके से संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेंगे, तभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आप पहले प्रश्न से ही भाप लिए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह का होने वाला है। और ये सभी क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी कि बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। और बीपीएससी टीआरई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप बीपीएससी टीआरई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि जितने भी बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन वो पिकअप कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? ऑप्शन है सेलुलर जेल, बांकीपुर जेल, नेटू कलर थेरी जेल, तिहाड़ जेल, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा, बांकीपुर जेल इसका राइट आंसर होगा। राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार के बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। आइए बात करते हैं डिटेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना बिहार में स्थित एक औपनिवेशिक जेल थी। भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, जेबी कृपलानी जैसे कई उल्लेखनीय असंतुष्टों को यहाँ कैद किया गया था। राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा आत्मकथा बांकीपुर जेल में उनके 3 साल के कारावास के दौरान लिखी गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे, जो राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा थी, वो उनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा था। उन्होंने बांकीपुर जेल में उनके 3 साल के कारावास के दौरान उन्होंने ये लिखा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे विश्लेषण के दौरान, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से भी मिल जाएंगे इसकी व्याख्या में। तो अगला प्रश्न लिखते हैं, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, एक बार और खास बात बता दें कि इस क्वेश्चन में बहुत ही स्पेशल और ऑथेंटिक क्वेश्चन रखे गए हैं, कि जो आपको एग्जाम में मिले क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आपको लालच दे करके, छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको लालच में फंसा करके सिर्फ आपका टाइम पास करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन से आप खुद मैच करा कर देख सकते हैं कि आपको टाइम पास करवाया जा रहा है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक कंटेंट दिया जा रहा है। आप खुद बुद्धिमान हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री हैं। आगे चलते हैं, विश्लेषण देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण गंगा नदी के लिए वित्त पोषण योजना कार्यान्वयन, निगरानी और समन्वय प्राधिकरण है, जो भारत के जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्य करता है, और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी आपने देख लिया। अगला प्रश्न लिखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 65वां, 15वां, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। आइए बात करते हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने संविधान में भाग 9A जोड़ा है। तो शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगा। आगे देखेंगे, गुरु नानक किस वर्ष पटना आए थे? तो गुरु नानक जी देखेंगे 1666 ईस्वी, 1660 ईस्वी, 1509 ईस्वी, 1520, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1509 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। गुरु नानक जी ने 1509 में पटना का दौरा किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इतिहासकारों के अनुसार गुरु नानक ने अपनी पहली आध्यात्मिक यात्रा उदासी के दौरान बिहार के कम से कम 6 जिलों का दौरा किया था, जो सासाराम, मुंगेर, पटना, राजगीर, बोधगया और गया थे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। बिहार का पारंपरिक होली गीत कौन सा है? ऑप्शन है फगुआ, सोहर, बिरहा, रागिनी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फगुआ जो होता है वो बिहार का पारंपरिक होली गीत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, संस्कृति से, डांस से संबंधित, और इतिहास से संबंधित, और जियोग्राफी से भी संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। बिहार का पारंपरिक होली गीत फगुआ है। ये लोकगीत अपनी जीवंत लय के लिए जाने जाते हैं। इन गीतों को गाने के लिए बहुत ज़्यादा वाद्य यंत्रों की जरूरत नहीं होती है, और इन्हें समूह में गाया जाता है। ढोलक, बांसुरी, तबला और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार में कोहिरा बांध किस वर्ष बनाया गया था? बिहार में कोहिरा बांध 1969, 1987, 1962, 1960, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो सही आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। आइए तो बात करते हैं। जो कोहिरा बांध है 1962 में बनाया गया था। यह कैमूर जिले में स्थित है। यह कोहिरा नदी पर बना हुआ है जो गंगा बेसिन में है। इसकी ऊंचाई 16 मीटर है। तो इसमें 4 फैक्ट बनते हैं। 1962 में बनाया गया था, कैमूर जिले में स्थित है, कोहिरा नदी पर बना है और उसकी ऊंचाई 16 मीटर है और यह गंगा बेसिन में है। तो 5 फैक्ट यहीं से इसके तैयार हो गए। कुछ भी पूछा जाए आप तुरंत क्वेश्चन बता सकते हैं। बिहार के किस कस्बे शहर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है गया, मुंगेर, राजगीर, बिहटा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बिहटा में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिहटा में नाइलेट, जो जानते हैं नाइलेट, जो ट्रिपल सी अगर किए होंगे तो नाइलेट संस्था करवाती है। तो वो जो है यहाँ पे बिहार के बिहटा में करवाया जा रहा है। तो देखेंगे, बिहार के पटना जिले में तेजी से विकसित हो रहे शहर बिहटा में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे पहले डोएक की सोसाइटी के नाम से जाना जाता था, एक ऐसी सोसाइटी है जो विभिन्न स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिहटा होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हृदय सूत्र और हीरक सूत्र शामिल हैं? ऑप्शन है विमल कीर्ति, निर्देश, सुधर्म, पुंडरीक, सुखवती, व्यूह, प्रज्ञा, पारमिता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, और पांचवा देखेंगे उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा प्रज्ञा पारमिता। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो प्रज्ञा पारमिता पाठ में हृदय सूत्र और हीरक सूत्र शामिल है। प्रज्ञा पारमिता का अर्थ है ज्ञान की पूर्णता। यह अक्सर गूढ़ ग्रंथों का एक विशाल संग्रह है जिसमें प्रसिद्ध हृदय सूत्र और हीरक सूत्र शामिल हैं। तो नया प्रश्न है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं जो हमें बहुत ही कठिन नजर आते हैं एग्जाम में। तो पहले से प्रिपरेशन किए रहेंगे तो आपको आसान लगेगा। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। इसके 520 मिलियन से ज़्यादा अनुयायी हैं। दुनिया की लगभग 7% आबादी बौद्ध है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति प्राचीन भारत के बिहार के वर्तमान क्षेत्र में 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, किस योजना के तहत केवाईसी खादी और ग्रामोद्योग के पारंपरिक उत्पादों के लिए क्लस्टर विकास गतिविधियों को लागू करता है? तो पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बाजार संवर्धन और विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं केवाईसी पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना नामक योजना के तहत खादी और ग्रामोद्योग के पारंपरिक उत्पादों के लिए क्लस्टर विकास गतिविधियों को लागू करता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है जो खादी और ग्रामोद्योग के तहत आने वाले क्षेत्रों के लिए एकल राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मॉडल जेल अधिनियम 2023 को अंतिम रूप देने की घोषणा की है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मॉडल जेल अधिनियम 2023 को अंतिम रूप देने की घोषणा। तो दोस्तों इस समय बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित भी है और बौद्ध धर्म हमारे भारत में भी बहुत लोग अपना रहे हैं। वो हिंदू धर्म से भी निकल करके कुछ लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, जो हमारे भारत में हिंदू धर्म में कई छोटी छोटी जातियों में डिवाइड हो गए हैं, जिससे कुछ लोगों को हिंदू धर्म से नाराजगी है कि उनको अपने ही समाज में इज्जत नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो धर्म को परिवर्तन करके अपनी, ऐसा कभी कभी होता है कि ज़्यादा जहाँ पे इज्जत नहीं मिलती है तो लोग घर चेंज कर देते हैं और धर्म चेंज कर देते हैं, जाति चेंज कर देते हैं। तो इस तरह की समाज में मिलते रहते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देते हैं, हम लोग को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी भी जाति धर्म में किसी भी राजनेताओं या नेतागिरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं, किस योजना के तहत केवाईसी खादी और ग्रामोद्योग के पारंपरिक उत्पादों के लिए क्लस्टर विकास गतिविधियों को लागू करता है? तो पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बाजार संवर्धन और विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। केवाईसी पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना नामक योजना के तहत खादी और ग्रामोद्योग के पारंपरिक
उद्योग उत्पादों के लिए क्लस्टर विकास गतिविधियों को लागू करता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवाईआईसी एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक वैज्ञानिक संगठन है जो खादी और ग्रामोद्योग के तहत आने वाले क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मॉडल जेल अधिनियम 2023 को अंतिम रूप देने की घोषणा की है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में मॉडल जेल अधिनियम 2023 को अंतिम रूप देने की घोषणा की है। मौजूदा अधिनियम में कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए कोई प्रावधान नहीं है। नए अधिनियम से राज्यों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करने और उनके संबंधित अधिकार क्षेत्रों में इसे अपनाने की उम्मीद है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को के विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन है 2002, 2010, 2007, 2005। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2002 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे महाबोधि मंदिर परिसर जो है बोध गया और गया को 2002 में सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें। दोस्तों हो सकता है कि ऐसा वीडियो आपके पास पहुंच जाए कि जो बड़े चैनल पर भी न मिले और आपको वहीं से एग्जाम में आ जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेहनत छोटे चैनल वाले नहीं करते, छोटे चैनल वाले बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बस ये है कि उनको निखरने में टाइम लगता है। चलिए दोस्तों अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से भी आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है, सिवान है, कटिहार है, अरवल है। तो इसमें जो सही आंसर होगा शिवहर। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको अच्छे कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करवाया जा रहा है और कुछ यहाँ पे डिटेल भी दिए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है। शिवहर एक प्रशासनिक जिला है, इसका मुख्यालय शिवहर में स्थित है। यह तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। इस जिले को 1994 में सीतामढ़ी जिले से अलग करके बनाया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा के प्रयासों से शिवहर को सीतामढ़ी से अलग किया गया था। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1994, 1987, 1993, 1991। उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा 1991 में बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत 1991 में की गई थी। संपूर्ण साक्षरता अभियान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख रणनीति है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वयस्क निरक्षरता को मिटाना है। बिहार आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? राल्फ फिच, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, बिशप हेबर। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा राल्फ फिच। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राल्फ फिच बिहार आने वाले पहले ब्रिटिश यात्री थे। इन्होंने 1587 में बिहार का दौरा किया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, जेबी कृपलानी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा जेपी नारायण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ में पूछा गया चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, तो जेपी नारायण चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो आइए बात करते हैं, जेपी नारायण चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। जेपी नारायण भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार आंदोलन से संबंधित थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, निम्नलिखित में से कौन 1933 के गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे? तो उमानाथ शर्मा, सहदेव सिंह, ब्रजभूषण सहाय, फणींद्र नाथ घोष। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा फणींद्र नाथ घोष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फणींद्र नाथ घोष 1933 के गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे। सहदेव सिंह, ब्रजभूषण सहाय और उमानाथ शर्मा 1933 के गया षड्यंत्र केस से संबंधित थे। 1933 में पुलिस को गया में कई जगहों से बम बनाने की सामग्री मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1927 में गांधी जी बिहार आए थे। दास स्मारक निधि के लिए गांधी जी ने कितनी राशि एकत्रित की थी? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एमआई लगा लेंगे। यह क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 45,000 रुपये, 40,685 रुपये, 60,000 रुपये, 75,125 रुपये। तो राइट आंसर होगा 40,685 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो गांधी जी जनवरी 1927 के महीने में बिहार का दौरा करके दास स्मारक निधि के लिए 40,685 रुपये एकत्र किए थे।
अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर पूर्व बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार। तो सही आंसर होगा उत्तर पूर्व बिहार में सबसे सर्वाधिक वर्षा बिहार राज्य में होती है। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा जिले का नाम किशनगंज और पूर्णिया, ये दोनों का नाम रखेंगे, याद रखेंगे किशनगंज और पूर्णिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र आरएफए कितना है? 7,877 वर्ग किलोमीटर, 5,877 वर्ग किलोमीटर, 6,877 वर्ग किलोमीटर या 3,877 वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा 6,877 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र 6,877 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें जिसमें बात की गई 693 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन है और 6,183 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन है और 1 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत वन है। तो यहाँ पे डेटा भी याद रखेंगे। अब आते हैं, महानंदा नदी किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? गया से, दरभंगा से, बक्सर से, पूर्णिया से। तो सही आंसर होगा पूर्णिया से महानंदा नदी बिहार में प्रवेश करती है। तो यह सिक्किम से निकलती है और पूर्णिया से होकर बिहार में प्रवेश करती है। तो महानंदा नदी सिक्किम से निकलती है और पूर्णिया से होकर बिहार राज्य में प्रवेश करती है। दरभंगा के राजा सकरा सिंह ने शेख मोहम्मद इस्माइल को हराया, वह किस दिल्ली सुल्तान के प्रतिनिधि थे? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी। तो सही आंसर होगा जो किसके प्रतिनिधि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रतिनिधि थे। आइए देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में कई प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए। इन सुधारों के एक हिस्से के रूप में उन्होंने भूमि की पैमाइश के बाद राजस्व के रूप में फसलों का आधा हिस्सा मांगा। शेख मोहम्मद इस्माइल को उनके आदेश को पूरा करने के लिए दरभंगा भेजा गया था, लेकिन उन्हें राजा सकरा सिंह ने चुनौती दी और उन्हें हरा दिया। लाल बकैया, लखन दाई, चकनाहा, जमुने, सिपरीधर, छोटी बागमती, कोला आदि बिहार में किस नदी की सहायक नदियां हैं? बागमती, पुनपुन, कमला, कोसी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बागमती की सहायक नदियां हैं। तो आइए बात करते हैं, ये सभी बागमती की सहायक नदियां हैं। यह नेपाल में हिमालय की महाभारत पर्वतमाला से निकलती है। यह बिहार की सबसे खतरनाक नदियों में से एक है, क्योंकि बरसात के मौसम में यह अपना रास्ता बदल लेती है। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष 5 जिलों में शामिल है? तो यहाँ पे पटना, मुजफ्फरपुर, अररिया, नवादा। यहाँ पे नवादा जो है एकमात्र बिहार का जिला है जो इस सूची में शामिल है। बिहार का एकमात्र 5 राज्यों से अलग अलग जिलों को सम्मिलित किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश से बात करें तो उत्तर प्रदेश से इस श्रेणी में बहराइच को शामिल किया गया है। बहराइच को उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे, बहराइच को, और बिहार का एकमात्र जिला नवादा को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, नवादा। तो समग्र डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष 5 जिले, छत्तीसगढ़ से बीजापुर जिला, मेघालय से री भोई, उत्तर प्रदेश से बहराइच, बिहार से नवादा और पंजाब से मोगा जिले को शामिल किया गया है। तो ये डेटा याद रखेंगे। तो दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लास्ट तक आप बने रहें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, और आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो यह लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। और दोस्तों, पीछे वीडियो में कभी जल्दी मैं बोलता नहीं हूँ, इसलिए लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, इसलिए हमें हार करके हमें बोलना पड़ता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये स्टोरेज प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो सही आंसर होगा बिहार। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, 5 ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। तो देखेंगे, बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कागज रहित ई भंडारण प्रणाली शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऑनलाइन प्रणाली किसानों को अपने उत्पादन को संग्रहित करने में मदद करेगी। यह स्थान की उपलब्धता, भंडारण की दर और अन्य ऐसे विवरणों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करेगी। तो इससे किसानों को काफ़ी हेल्प होगा कि जिस तरह से वो अपने अनाज को बेचना चाहें या खरीदना चाहें तो उन्हें भंडारण की दर और उपलब्धता के बारे में जानकारी हासिल हो सकती है आसानी से। तो यहाँ पे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार जीके की श्रृंखला में हम लोग आगे देखते हैं, कुछ हमने बिहार आधुनिक इतिहास से संबंधित कंटेंट यहाँ पे करते हैं। इसकी जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। कब किया था गदर पार्टी की स्थापना? इन्होंने 1913 ईस्वी में किया था।
गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया था और यह एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इंडिया हाउस। तो फ्रेंड्स आप हमारा नेचर जानते हैं, ज़्यादा एक तो फालतू की बकवास नहीं करते और दूसरा आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। आगे देखेंगे। स्टुगार्ड सम्मेलन। स्टुगार्ड सम्मेलन की बात करते हैं तो यह सम्मेलन 1907 में हुआ था। इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया जाता था और इस सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा झंडा लहराया था। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि किस सम्मेलन में जो भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीका कामा जी ने किस सम्मेलन में तिरंगा झंडा लहराया था। तो स्टुगार्ड सम्मेलन में इन्होंने तिरंगा लहराया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सचिंद्र नाथ सान्याल। इसकी स्थापना सन 1924 में की गई थी। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। इसी संगठन के सदस्यों ने काकोरी षड्यंत्र केस को अंजाम दिया था। अब आते हैं काकोरी षड्यंत्र के बारे में। तो इसमें जो ट्रेन थी, ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन। ट्रेन का सफ़र जो था कहाँ से कहाँ तक था? तो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन, उसे बीच में काकोरी नामक स्थान पर रोक दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था खजाने को लूटना। और फांसी किसको किसको हुई थी? तो इसी आरोप में अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी, इसके तहत, काकोरी षड्यंत्र के तहत। आगे देखेंगे। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका गठन भगत सिंह ने 1928 में किया था। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन भी किया था। तो दोनों याद रखेंगे, 1926 में नौजवान सभा का गठन और 1928 में इन्होंने किसका गठन किया था? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का। इसी संगठन के सदस्यों द्वारा लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया गया था। आगे देखेंगे अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति देखेंगे, इसकी स्थापना प्रेमनाथ ढींगरा ने किया था। किसने किया था? प्रेमनाथ ढींगरा ने। 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग, यहाँ पे देखेंगे किंग सपोर्ट नहीं, किंग सपोर्ट नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं किंग्स फोर्ड। क्या नाम था? किंग्स फोर्ड। किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने वाले प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस इसी समिति के सदस्य थे। तो किंग्स फोर्ड पर बम किसने फेंका था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था अंग्रेज के हाथ न आने के कारण। इन्होंने ये सोचा कि मैं अंग्रेज के हाथ आने से अच्छा है मैं खुद को आत्महत्या कर लेता हूँ, तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया था और यह सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। देखेंगे व्यायाम मंडल। आगे की बात करते हैं व्यायाम मंडल। तो इसकी स्थापना 1897 में हुई थी, चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया था। बात करते हैं मित्र मेला की। तो मित्र मेला में इसकी स्थापना हुई थी 1901 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना किया था। यही मित्र मेला आगे चलकर अभिनव भारत के नाम से जाना गया। 1911 का दिल्ली दरबार देखेंगे। तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे 1911 के दिल्ली दरबार में। जब दिल्ली दरबार किसके उपलक्ष्य में लगा था? जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। 1911 में 3 घोषणाएं की गई थी। इसी दिल्ली दरबार में 1911 में 3 प्रकार की घोषणाएं की गई थी। पहली घोषणा, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन में जो हिंदू मुस्लिम अलग हुए थे, हिंदू मुस्लिमों में फूट डाला गया था, इन सभी को शामिल करके बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे यहाँ पे। दूसरा देखेंगे, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। और तीसरा देखेंगे, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई गई थी, बनाई जाएगी। तो यह भी 1911 के दिल्ली दरबार में निर्णय लिया गया था। और जो उपरोक्त तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 से लागू किया गया था। तो देखेंगे 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया था। बिहार में देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पटना में डचों ने 1632 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। कब? 1632 ईस्वी में। ये बीपीएससी के द्वारा माना गया, बीपीएससी आयोग के द्वारा माना गया आंसर है। ठीक है। अगर आप इग्नू को नोट्स देखेंगे, इग्नू का नोट्स देखेंगे तो उसमें आपको ये 1638 ईस्वी मिलेगा। तो 1638, अगर 1632 नहीं रहता है तो आप 1638 लगा सकते हैं।
जो कि इग्नू के नोट्स में 1638 आपको मिलेगा। बीपीएससी ने 1632 ईस्वी को राइट माना है। वर्तमान में पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट जो है वो बच्चों ने वो डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। आगे देखेंगे 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। कब? 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। आगे देखते हैं। और इसमें अगर देखें फिर 1963 में, कब की बात करें, 1963 में अगर देखें तो जाफर के स्थान पर फिर से मीर कासिम के स्थान पर फिर से मीर कासिम के स्थान पर फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। कब? 1963 में। जैसे इस समय अदला बदली हुआ था वैसे 1963 में एक दूसरे की जगह पर बंगाल का नवाब बना दिया गया इन्हें। अब देखते हैं अंग्रेज के बारे में। तो अंग्रेजों ने कौन कौन सा कारनामा किया? प्रथम फैक्ट्री आलमगंज पटना में 1620 ईस्वी में स्थापित किया अंग्रेजों ने। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो था वो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड 1865 ईस्वी में बना। अंग्रेज यात्री कौन कौन थे? जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, जो बिहार के अंग्रेज यात्री थे, बिहार में यात्रा करने आए थे, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। तो ध्यान रखेंगे प्रथम फैक्ट्री आलमगंज पटना में 1620 में स्थापित किया अंग्रेजों ने। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट के बारे में। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। अब कुछ विद्रोह देख लेते हैं। जैसे श्वेत विद्रोह, क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था। किसके काल में? क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। बहावी आंदोलन, इसके प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बना था। लोटा विद्रोह की बात करते हैं। लोटा विद्रोह ब्रिटिश राज्य के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिससे लोटा विद्रोह क्या हुआ? भड़क गया। तो आगे कुछ बात कर लेते हैं, जैसे बक्सर के युद्ध की। तो बक्सर का युद्ध अगर देखें हम लोग तो इसमें कौन कौन सी सेना संयुक्त रूप से इकट्ठा हुई थी, संयुक्त रूप से लड़ी थी बक्सर का युद्ध? तो यहाँ से देखेंगे जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1764 ईस्वी में। तो इसमें जो मीर कासिम है, मीर कासिम मीर कासिम अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय कौन थे? शाह आलम द्वितीय शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर के किससे लड़ाई किया था? तो यहाँ पे देखेंगे बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से। किससे किया था? हेक्टर मुनरो से इन्होंने तीनों तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर हेक्टर मुनरो से बक्सर के युद्ध में लड़ाई किया था, जिसमें क्या हुआ था? हेक्टर मुनरो से ये तीनों संयुक्त सेना पराजित हो गए थे। ये क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे हेक्टर मुनरो से। अंग्रेज को जो सेनापति था हेक्टर मुनरो, उससे पराजित हो गए थे। किसकी किसकी सेना लड़ी थी बक्सर के युद्ध में? तो यहाँ पे देखेंगे मीर कासिम की सेना लड़ी थी, अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला था उसकी भी सेना थी, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था। इन तीनों की संयुक्त सेना ने क्या किया? हेक्टर मुनरो से बक्सर के युद्ध में लड़ाई की। इनको क्या हुआ? पराजय हासिल हुई। तीनों की संयुक्त सेना को पराजय मिली, हेक्टर मुनरो इसमें जीत गया था। तो आगे हुई थी इलाहाबाद की संधि। कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि। तो इसमें देखेंगे इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 ईस्वी में अगस्त में हुआ था। इसके तहत अगर देखें तो शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। तो इतना काफी है, इतना ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नील विद्रोह कब हुआ था। तो नील विद्रोह की बात करें तो यह हुआ था 1859-60 ईस्वी में। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह तो यह हुआ था आपका 1831 से 32 ईस्वी के बीच में यह हुआ था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कैसे विद्रोह थी? तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कोल विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा भी गया था। कोल विद्रोह यह बिहार का पहला सुसंगठित सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। व्यापक जनजातीय विद्रोह था। जनजातीय विद्रोह था।
ठीक। अब यहाँ से ही अगर हम दूसरी वीडियो में पूरे जो जनजाति विद्रोह हैं, उन सब की संपूर्ण वीडियो को शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएँगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।